हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज, अगर आप अपने बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या अगर आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो दिस सीरीज इज़ फॉर यू। तो गाइज, इस सीरीज में ये इंग्लिश का पहला लेक्चर है और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें क्या कवर करना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि एक बार आप अगर प्रेपरेशन अपनी पूरी कर लो तो आपको थ्रू आउट मतलब कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके बाद। तो इंग्लिश लैंग्वेज को आपको कैसे टैकल करना है, चाहे वो आपका कोई भी बैंकिंग एग्जाम है जैसे एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क हो, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क हो, या आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क हो, या फिर अगर आप कोई भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जैसे आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है, या कोई और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम है जैसे सेबी हो गया, पीएफआरडीए हो गया, नबार्ड हो गया। तो इन एग्जाम्स को अगर आपको केटर करना है तो उसमें इंग्लिश को कैसे कवर करना है, तो इस सीरीज में हम वो डिटेल में कवर करेंगे। याद रखना गाइस, ये सीरीज हर रोज शाम को 6 बजे आपके लिए हम हर रोज एक लेक्चर लेके आते हैं। तो डेली आपको या क्वांट्स का या रीजनिंग का या इंग्लिश का लेक्चर ज़रूर मिलेगा। अब इंग्लिश के लेक्चर्स आपको हर मंडे और हर थर्सडे को मिलने वाले हैं। सो अपना टाइम टेबल उसी अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, ताकि हर रोज शाम को आप अपने काम खत्म करके आराम से बैठ के ये सीरीज के लेक्चर्स देख पाओ और अपने फाउंडेशनल जो बेस है, जिसको हम बोलते हैं ना, आपका ग्राउंड अप, बिल्कुल शुरू से जहाँ से स्क्रैच से स्टार्ट करना है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस पूरी सीरीज को। ठीक है, तो चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बट गाइस, अगर आपको वेट नहीं करना है और आपको आगे अपनी प्रिपरेशन अपने टाइम से अगर प्रिपेयर करना है तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। मैं बस 30 सेकंड्स लूंगा अपने कोर्सेज के बारे में बताने के लिए। आपको बस क्या करना है गाइस, अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके आपको क्या टाइप करना है, edutap, EDUTAP, edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे कॉम्बो कोर्सेज, बैंकिंग कोर्सेज, इन पे क्लिक कीजिए। आप बैंकिंग कोर्सेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यू विल बी रीडायरेक्टेड टू आर बैंकिंग एग्जाम कोर्सेज, जो आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे आइए, नीचे आइए, ये रहा गाइज आपके कॉम्बो कोर्सेज। ये आरबीआई ग्रेड बी और बैंक महापैक का कॉम्बो कोर्स है, जिसमें आपको आरबीआई की सभी क्लासेस मिलती हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, जीडी प्लस इंटरव्यू गाइडेंस मिलती है और वीकली मेंटर टॉक मिलती है, सारे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के लिए प्लस बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। और ये है अकेला आपका बैंकिंग एग्जाम का कोर्स, जिसमें आपको बैंकिंग, सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करने के लिए आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज की। यहाँ पे आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में वो नहीं होंगे, बट बैंकिंग का पूरी फुल कवरेज है आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और सॉल्व पीवाईक्यूज के साथ साथ गाइडेंस और मेंटरशिप तो मिलती ही है। गाइज, इस कोर्स पे अभी हम 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज बैंक 70। और इस कोर्स पे, कॉम्बो कोर्स पे हम 73% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं विद द कोड इज सुपर 73। तो चलिए गाइज, अगर आपको अपने स्पीड से अपनी प्रिपरेशन को कंट्रोल करना है, आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको हर लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है गाइज, इसके बिना सिर्फ पढ़ते रहना, उसको यूज़ ना कर पाना, दैट बिकम्स अ चैलेंज। तो आइए, जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर लीजिए हमारे साथ। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, विच इज़ योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ संपूर्ण सीरीज। तो गाइज, आपको इंग्लिश के लिए जो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो पहले मेंस की, या जिसको हम बोलते हैं फेज़ 2 की, अगर हम उसकी प्रिपरेशन को अभी हम साइड में रख दें तो फेज़ 1 के लिए आपको किस चीज़ की प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। गाइस, 3 वर्टिकल्स हैं जिनको हमें टारगेट करना होता है अपने एग्जाम में: ग्रामर, वोकेबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं गाइस, जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टेस्ट की जाती है। आपके एग्जाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसके अंदर आपको एरर डिटेक्शन या स्पॉटिंग एरर जिसको बोलते हैं, तो आपको एरर डिटेक्ट करना होता है सेंटेंसेस में। उसके लिए आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है फिर आपकी वोकेबुलरी। वोकेबुलरी में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जिसमें टेस्ट होती है आपकी मेमोरी और आपकी रिकलेक्शन पावर, कि आपको वर्ड्स कितने अच्छे से याद हैं और उनका मीनिंग कितने क्लैरिटी से आप समझते हो। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉम्प्रिहेंशन।
कॉम्प्रिहेंशन गाइस सबसे बड़ा चंक है आपके पेपर का। 8 से 10 मार्क्स के आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो। और साथ साथ आपको अगर और रेगुलेटरी एग्जाम्स की बात करें तो उसमें आपको रीअरेंजमेंट और बाकी सब क्वेश्चंस भी मिलते हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के ऊपर। तो इसमें आप कितने एफिशिएंट हो और कितने एक्यूरेट हो आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन के साथ, ये चीज़ टेस्ट होती है। तो ये 3 वर्टिकल्स हैं और इन तीनों वर्टिकल्स पे आपको आपके प्रीलिम्स एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। तो गाइस जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये समझना है कि ग्रामर, वोकेबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन, दीज आर थ्री द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जो आपको फोकस करना है, जिनके ऊपर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। आप ये तीनों चीज़ें इम्प्रूव करोगे, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। ये ऐसे होता है, इट्स लाइक नर्चरिंग अ ट्री। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो आपने कोई पेड़ उगाना है गाइस, सबसे पहले क्या होता है, उसकी जड़ें, सबसे पहले उसको रूट्स मिलती हैं। ठीक है, तो रूट्स क्या बनती हैं गाइस आपकी, अब किसी भी ट्री की जो रूट्स हैं वो होती हैं आपकी ग्रामर। समझना गाइस, किसी भी लैंग्वेज को अगर आपने ऑर्गेनिकली सीखना है तो सबसे पहले उसकी ग्रामर को सीखो। उसकी फाउंडेशन है वो, उसकी बेसिस है वो, बिल्कुल बेस है वो। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रूट्स। अगर रूट्स पक्की होंगी फिर आपका पेड़ बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रोसेस, अब इसमें समझना, आपकी ग्रामर एक बार अच्छी होगी, फिर आती है आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। आपकी कॉम्प्रिहेंशन जब इंप्रूव होगी, कॉम्प्रिहेंशन मतलब पढ़ने की और समझने की क्षमता। कोई पैसेज आपको दिया जाए और आप उसको पढ़ के समझ पाओ अच्छे से, ये कहलाती है आपके ट्री की स्टेम। मतलब जो उसका पेड़ की जो लकड़ी है, जो सारा वजन है, जो सारा बेस है उसका, वो है आपका कॉम्प्रिहेंशन। और जैसे जैसे फिर आपकी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होती है, फिर आपके पेड़ पे फल फूल लगते हैं, राइट। अब ये जो फल फूल लगते हैं ये होती है आपकी वोकेबुलरी। समझना समझना इस चीज़ को। मैं एक एनेक्डोट दे के क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए कि अगर आपने किसी पेड़ को अच्छे से उगाना है, ठीक है, जिसमें फल फूल लगे अच्छे से कल को चल के, तो आपको उसमें इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले फाउंडेशन जो है ग्रामर। अगर आपकी नींव पक्की होगी तभी पेड़ खड़ा रहेगा, याद रखना। ग्रामर अगर अच्छी नहीं होगी गाइस, आपको कभी भरोसा नहीं होगा अपनी लैंग्वेज के ऊपर कि जो हम बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम है, या कुछ जो भी हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें कोई गलती है या नहीं है। वो जब तक आपकी ग्रामर अच्छी नहीं होगी तब तक आपको वो समझ नहीं आएगी। जब आपकी जड़ें पक्की हो जाएंगी फिर आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ के समझना स्टार्ट करोगे सही मीनिंग के साथ। वो है कॉम्प्रिहेंशन, जो है आपके पेड़ का जो लकड़ी होती है, स्टेम जिसको बोलते हैं वो। और फिर अगर आपकी रूट्स अच्छी हैं और आपकी स्टेम हैवी है, फिर लगते हैं आपके पेड़ पे फल और फूल। वो है आपकी वोकेबुलरी। जितना आप अपनी स्टेम को और ग्रामर को पक्का करते जाओगे, उतनी ही आपकी वोकेबुलरी अपने आप स्ट्रांग होती चलेगी। तो इस सब के लिए आपको क्या करना है गाइस, आपको सबसे पहले तो एक डेली रीडिंग हैबिट में आना है। डेली कुछ पढ़ने पढ़ने की आपको वो रखनी है कि मुझे डेली कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूर है। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको अपने इस कंपोनेंट को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले अपना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। ठीक है, जो हम आपको यहाँ पे सीरीज में इसमें देने वाले हैं या हमारे कोर्सेज में भी आपको मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से अपना अपनी लैंग्वेज को कवर करना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज का बेसिक्स जो है, जो बिल्कुल फाउंडेशन है, अगर वो क्लियर नहीं है तो आपको कभी भी भरोसा नहीं हो पाएगा अपनी लैंग्वेज के ऊपर। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है अपने एग्जाम के लिए। कहीं जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप वहाँ कितना ही रट्टा मार जाओ, कोई भी ये जो सुना होगा आपने 120 रूल पढ़ लो पूरा हो जाएगा, अगर वो सिर्फ 120 रूल पढ़ने से अगर ऐसे पूरा होता, फिर तो हर कोई ये एग्ज़ाम क्लियर करके और जॉब लेके आराम से मतलब काम कर रहा होता। फिर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, राइट। तो डेली कुछ पढ़ा करो, अपने बेसिक्स को इम्प्रूव करो, ताकि आपकी जो जो भरोसा है आपको अपनी लैंग्वेज पे, वो बढ़ना स्टार्ट हो कि जो भी मैं बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। वो आपको पता चलना शुरू होगा जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आपको समझना गाइस, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। समझना, सब्जेक्ट और लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है। लैंग्वेज इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है, मतलब आप लैंग्वेज को ऐसे नहीं सीखते कि आज मैंने एक टॉपिक कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर अगले दिन मैंने टॉपिक कर लिया मान लो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। तो ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है।
राइट, अलग कॉन्सेप्ट है, अलग फार्मूला है, और आप क्वेश्चन देख के बता सकते हो कि इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड होते हैं। आप जो डे वन पे पढ़ोगे वो डे टू पे काम आएगा, जो डे वन डे टू पे पढ़ा है वो डे थ्री पे, और डे वन डे टू डे थ्री पे पढ़ा है वो डे फोर पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जब एंड में सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, तब एक चेन बनेगी हर हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की, सॉरी, हर टॉपिक की एक चेन बनेगी, ताकि आपको समझ आएगा कि उसमें इंटरकनेक्टिविटी होती है, कि एक टॉपिक का दूसरे से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है यहाँ पर। फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है आपके एग्जाम के लिए गाइस, क्योंकि जब तक आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, आपको कभी अपने ऊपर भरोसा, अपने अटेम्प्ट पे भरोसा नहीं हो पाएगा। तो फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करो बेसिक्स से, ठीक है। अपनी वोकेबलरी को टाइम से कवर करना स्टार्ट करो, जो मैंने आपको बोला कि डेली एक रीडिंग हैबिट बनाओ। बिना रीडिंग हैबिट के ये समझना कि इस एग्ज़ाम में हमें मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। तो वोकेबलरी के लिए आपको डेली एक रीडिंग हैबिट में आना है। डेली कोई एडिटोरियल उठा लो, कोई भी आर्टिकल है, न्यूज़पेपर से है, मैगजीन से, कहीं से भी, डेली एटलीस्ट आपको मतलब 300 to 400 वर्ड्स का एक आर्टिकल पढ़ना ही पढ़ना है। अब उसके अंदर क्या करना है, जितने भी नए वर्ड्स आपको देखने को मिले उनको नोट डाउन करो और उनको समझो, ठीक है, उनको रिटेन करो, ताकि आप कल को जब उस वर्ड को दोबारा कभी पढ़ो तो वो आपको याद हो जाए, मतलब वो याद रहे आपको। नॉट नेसेसरली हर बार या एक बार में ही याद हो जाएगा, बट जब आप रिपीट करोगे वर्ड्स को, आज मैंने एक वर्ड पढ़ा, मैंने डिक्शनरी में उसका मीनिंग ढूंढा, मुझे मतलब समझ आया, मैंने 15 दिन बाद फिर से वो वर्ड कहीं पढ़ा मैंने, फिर मैंने डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढा उसका, फिर मुझे मतलब समझ आया। तीसरी बार या चौथी बार जब आप उस वर्ड को पढ़ोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि वो वर्ड आपको याद हो चुका है। ऐसे होती है वोकेबलरी कवर। ये जो बोल देते हैं ना रोज के 10 नए वर्ड कर लो, ऐसे रटने से नहीं होता यार। डिक्शनरी है, भरी पड़ी है वर्ड्स की, कितने रट लोगे आप, और कितना टाइम लगा लोगे इस चीज में, रोज के 10 नए वर्ड। उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना सीखो, कि उस वर्ड का उस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग था। मैं एग्जांपल देता हूँ गाइस, जैसे मैं रैंडमली आपसे पूछता हूँ कि एमिकेबल का मतलब क्या होता है, बताओ। आपको मे बी आपको पता है, मे बी रैंडमली नहीं पता, राइट। लेकिन अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ, जैसे मैंने बोला इंडिया एंड रशिया हैव एन एमिकेबल रिलेशनशिप, अब यहाँ से आप गेस कर सकते हो इंडिया एंड रशिया की बात हो रही है, तो एमिकेबल रिलेशनशिप मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप बोल रहे हो वो, राइट। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है, देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड्स। तो एमिकेबल बेसिकली मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, राइट। तो अगर आप एक बार आपने वर्ड ऐसे पढ़ लिया, अगली बार जब आप पढ़ोगे आपको मे बी याद ना रहे, बट आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा, यार हाँ कहीं पढ़ा तो था मैंने, अमीकेबल क्या होता है ये। दूसरी बार आप डिक्शनरी में देखोगे, आपको फिर ये ओ हाँ इसका मतलब फ्रेंडली था, वो कॉन्टेक्स्ट याद आएगा। तीसरी बार जब ये वर्ड आपके सामने, या चौथी बार जब आएगा ना, आप ये आपको याद मिलेगा। तो जितनी बार आप उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे, उतने तरीके से ये आपको याद होता रहेगा। ये है वोकेबलरी को स्ट्रांग बनाने का तरीका। तो डेली रीडिंग हैबिट ज़रूर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। डिक्शनरी फ़ोन में डाउनलोड कर लो, स्मार्टफोन्स हैं सभी के पास, एंड सेव दीज वर्ड्स, जो वर्ड्स आपको लगे इंपॉर्टेंट है, या नए वर्ड्स हैं जो आपने पहली बार देखे हैं, विद देयर मीनिंग उनको सेव कर लो अपने पीसी में, ताकि आपको बाद में रिवीजन में आपको हेल्प मिले। और याद रखना गाइस, प्रैक्टिस इज़ द की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे रेगुलर बेसिस पे, आप इस सब्जेक्ट को डी कोड नहीं कर पाओगे। और ये समझना, ये सिर्फ फेज़ वन में नहीं आता, आपको फेज़ टू में भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मिलेगा, वहाँ पे भी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी खुद से, वहाँ कैसे काम चलेगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें इंग्लिश को ऑर्गेनिकली, होलिस्टिकली प्रिपेयर करना है, बिल्कुल स्क्रैच के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, बिल्कुल बेसिक से अपना। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, पहले वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो मैं आपको बोल रहा था, अपनी रीडिंग हैबिट्स को इंप्रूव करो। डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, जैसे द हिंदू हो गया आपका, द इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, ऐसे न्यूज़पेपर्स यूज़ करो, जिससे आपको वो आर्टिकल्स पढ़ने को मिले जो आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, या आपके इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, ये आप पढ़ पाओ। रीड एडिटोरियल्स, बिजनेस आर्टिकल्स एंड ओपिनियन पीसेस टू इनहांस वोकेबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। आपकी पढ़ने की क्षमता और आपकी वोकेबुलरी की एबिलिटी, ये दोनों ही इंप्रूव होंगी आपकी रीडिंग हैबिट के साथ।
अपनी वोकेबलरी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना है गाइस, मेंटेन अ वोकेबलरी जर्नल। मतलब जब भी आप नए वर्ड्स आपको पता चले विद देयर मीनिंग्स एंड यूजेज, उनको नोट डाउन करो उसमें, एक फाइल बना लो अपने कंप्यूटर में, और जब भी कोई नया वर्ड आपके सामने आए उसको सेव कर लो विद इट्स मीनिंग, और बार बार उसको रिविजिट करो। हफ्ते में एक बार दो बार उन वर्ड्स को पढ़ो दोबारा, ताकि वो आपको धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाए। तो उसमें जितने नए वर्ड्स ऐड होते जाएंगे उतनी ही आपकी वोकेबलरी मतलब वास्ट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अपनी ग्रामर को ब्रश अप कर लो, क्योंकि बिना ग्रामर के आप ये चीज़ कवर, मतलब जो ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज है वो कवर नहीं कर पाओगे। तो आप अपने ग्रामर के रूल्स, उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप कोई बुक चाहते हो तो मैं बुक बता देता हूँ, रनन एंड मार्टिन, एक अच्छी बुक है इंग्लिश के लिए। यू कैन यूज़ दिस बुक फॉर योर बैंकिंग नीड्स। और सिर्फ रूल्स रटने से नहीं होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रामर एक्सरसाइजेस डेली बाय फोकसिंग ऑन कॉमन एरर टाइप्स, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउंस, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, ये एग्जाम में आते हैं हर बार। तो इनको आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब आपका सारा कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट्स, ये बहुत ज़रूरी हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो सॉल्व एज मैनी मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स एज पॉसिबल टू गेट फेमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न। एनालाइज योर परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड फोकस ऑन इम्प्रूविंग देम। तो अपने मॉक टेस्ट से अपनी असेसमेंट करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और फिर जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको बिल्डअप करो और अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करना है। तो ये आपकी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से कवर करने के लिए लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। ठीक है, चलिए गाइस, तो आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से बता के चल रहा हूँ। सबसे पहले तो समझो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। अगर आप ये भी कहो कि सर हमें बस वो टॉपिक बता दो जिससे हमारा फेज वन क्लियर हो जाए, हमें नहीं इंग्लिश इंप्रूव करनी है अपनी, बस हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, तो ये रहेगा इस, ये 13 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंसेस हो गया, कंडीशनल सेंटेंसेस हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, एडवांस वर्ब्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, एंड योर रीअरेंजमेंट हो गया। अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर जाते हो तो आई कैन वाउच फॉर इट कि आप बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अब टॉपिक्स और भी हैं कई, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, और इसके अलावा मॉडल्स है, वर्ब, एडवांस वर्ब है, एक्टिव पैसिव है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं अभी। लेकिन ये तो वो बेयर मिनिमम वो टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लो फटाफट से, और समझना है कि ये तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी किसी भी लेवल पे। चलिए गाइस, अब आज मैं आपको ना एक टॉपिक कराता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। इसका पर्पस क्या है गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस का? देखो, जब आप इंग्लिश पढ़ने लगते हो ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो आप सेंटेंस आप पढ़ रहे हो वो कौन से पर्टिकुलर टाइप से बिलोंग करता है, ताकि आप उसको, उसमें गलतियां ढूंढना स्टार्ट करो। और उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं। तो देर आर बेसिकली 5 टाइप्स, या देर आर 5 स्ट्रक्चर्स ऑफ योर सेंटेंसेस। 5 तरह से सेंटेंसेस क्रिएट किए जाते हैं गाइस। मैं ब्रीफली आपको एक एक करके समझाऊंगा कि क्या टाइप्स होती हैं और कैसे बनती हैं, और उनको कैसे आपने फॉलो करना है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो सारे टॉपिक हम करना स्टार्ट करेंगे। बट पहले अपने बेसिक्स को हमें बना के चलना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस में आपको 5 टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं अपने सेंटेंसेस के। लेकिन ये 5 टाइप सीखने से पहले सबसे पहले ये समझो सेंटेंस बनता कैसे है। कहीं जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मेरा सवाल ये है, क्या आप कोई सीक्वेंस यूज करते हो, ये सीक्वेंस फॉलो करते हो, या रैंडमली वर्ड्स को चिपका देते हो? कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल से एग्जांपल से समझा रहा हूँ, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे आपने कोई सीक्वेंस यूज किया, या आपने बस रैंडमली वर्ड्स को चिपका दिया? नहीं सर, हमने सीक्वेंस यूज किया है। मतलब क्या सेंटेंस को मैं और किसी तरह से बना सकता हूँ? प्लेइंग क्रिकेट रोहित इज, ये बोल सकते हैं? नहीं। क्रिकेट प्लेइंग रोहित इज, नहीं। रोहित क्रिकेट प्लेइंग इज, नो।
तो क्या सीक्वेंस यूज किया है आपने? आप समझते हो कि नहीं सर, सबसे पहले हमने क्या रखा है, सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है, फिर आती है हमारी वर्ब, और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं आपका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम अंडरलाइंग बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो नॉर्मल सेंटेंसेस में हमें सिखाया जाता है। अगर आपने हिंदी पढ़ी हो तो गाइस हर लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हिंदी में होता था कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, मतलब जो भी था, वो बहुत लंबा सा था, याद नहीं होगा, लेकिन स्ट्रक्चर हर लैंग्वेज में होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के, और इसको बोला जाता है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अलावा भी और स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या? यस, आपको सारे स्ट्रक्चर समझाता हूँ एक एक करके। हम सारे स्ट्रक्चर सीखना स्टार्ट करते हैं, आपको स्ट्रक्चर समझ आएंगे तब जाके आप अगले टॉपिक्स को फॉलो कर पाओगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस क्या है गाइस, समझना। एक बेसिक सेंटेंस कैसे क्रिएट किया जाता है। सेंटेंस, सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन समझो। व्हाट इज अ सेंटेंस? In simple words, a sentence is combination of words which, when put together, convey a logical information to the listener or to the reader. Okay, sentence क्या होता है? A sentence is combination of words which, when put together, convey a logical information to the listener or to the reader. कि कोई सेंटेंस जिसमें वर्ड्स को एक लॉजिकल सीक्वेंस में रखा गया है, जिसको पढ़ के लिसनर को या रीडर को एक लॉजिकल आइडिया, एक इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है। तो सेंटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच व्हेन पुट टुगेदर कन्वे अ लॉजिकल इंफॉर्मेशन टू द रीडर और टू द लिसनर, राइट। तो अ सेंटेंस मस्ट हैव अ कंप्लीट आइडिया दैट स्टैंड्स अलोन। एक सेंटेंस क्या होता है गाइस? एक कंप्लीट आइडिया के साथ जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं, ताकि पढ़ने वाले को एक इंडिपेंडेंट आइडिया, एक लॉजिकल पॉइंट समझ आए वो सेंटेंस पढ़ के, उसको बोला जाता है आपका एक सेंटेंस। या इसको इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं गाइस? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्लॉज भी बोलते हैं इसको। हम बहुत बार पढ़ेंगे इस वर्ड को, तो इसको याद रखना, क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है गाइस? जब आपको सिर्फ एक सिंपल सा आइडिया रखना है एक सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब आपको सेंटेंस में एक सब्जेक्ट मिले, एक वर्ब मिले और एक ऑब्जेक्ट मिले, ध्यान से सुनना गाइस, क्या होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज? एक, जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस देखा था अभी, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये कहलाता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है? यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। सर ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? अब गाइस मैं आपको समझाऊंगा। अभी पहले सेंटेंसेस दो तरह से बनते हैं, सिंपल, सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब आप एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक और क्लॉज जोड़ दो, जैसे रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट एंड वी आर वॉचिंग हिम। तो ये जो हमने दूसरा सेंटेंस जोड़ दिया, एंड वी आर वॉचिंग हिम, ये दो क्लॉजेस जुड़ के क्या बन गए? कंपाउंड सेंटेंस। तो यही डिफरेंस है सिंपल सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस के बीच में। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जहां पे सिर्फ आपको एक एक क्लॉज मिलता है। एक क्लॉज मतलब एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज या सिंपल सेंटेंस। और जब मल्टीपल क्लॉजेस हो जाते हैं, जब अलग अलग क्लॉजेस जुड़ जाते हैं और एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं, वो बनता है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। वो भी अभी हम सीखेंगे, बट पहले बेसिक समझते हैं। सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर फॉलो करता है गाइस? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे उसने एग्जांपल दिया है, ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री। सब्जेक्ट कौन था यहाँ पर? ही। ऑब्टेन्ड क्या थी उसकी? वर्ब। और हिज डिग्री क्या है यहाँ पे? उसका ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ही कौन था? सब्जेक्ट था। ऑब्टेन्ड क्या थी? उसकी वर्ब थी। और हिज डिग्री क्या था? उसका ऑब्जेक्ट था। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आपको। आपको जो आज तक सिखाया गया है, सब्जेक्ट कौन होता है किसी भी सेंटेंस में? सब्जेक्ट कौन कहलाता है? यस गाइस, पूछो अपने आप से, क्या सीखा हुआ है आपने? सर जो काम करता है, राइट, डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम करने वाला है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। यही सीखा है हमने बचपन से। गलत। आज के बाद ये मिसकंसेप्शन निकाल दो अपने दिमाग से। सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने, अगर मैं बोलता हूँ कि राहुल इज अ गुड बॉय, इसमें कौन काम कर रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है इसमें, तो इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं है।
नहीं सर, राहुल है। तो फिर राहुल सब्जेक्ट कैसे हुआ जब कोई काम ही नहीं कर रहा था वो? तब समझना, सब्जेक्ट का जो हमें मतलब सिखाया जाता है ना, कर्ता, वो कर्ता का मतलब काम करने वाला नहीं होता, वो कर्ता का मतलब होता है कर्ता धर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट इज द ऑनर ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस जिसके लिए बनाया जाता है, सेंटेंस जिसके लिए क्रिएट किया जाता है, सेंटेंस जिसके लिए बोला गया है, वो होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। चाहे वो काम करे, चाहे वो काम ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना ये चीज। तो सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट इज द ऑनर ऑफ द सेंटेंस। फिर आती है उसकी वर्ब। अब वर्ब हमने पढ़ी है, दो तरह की होती हैं। कौन सी? एक तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये जो इज एम आर वाली होती है, और फिर होती है हमारी एक्शन वर्ब, जो ये एक्शन होता हुआ बताती हैं। तो दो तरह की वर्ब्स होती हैं गाइस। एक होती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल और शैल। ये क्या होती हैं? हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। और फिर आती हैं आपकी मेन एक्शन वर्ब्स, जो कोई एक्शन होता हुआ बताती हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि सर हर सेंटेंस में आपको हमें दोनों मिलेंगी? नहीं। देखना, जैसे मैंने बोला रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें तो दोनों है, हेल्पिंग वर्ब भी है और एक्शन वर्ब भी है। लेकिन मान लो मैंने बोला रोहित इज अ गुड बॉय, रोहित इज अ गुड बॉय, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है, इज, राइट। एंड रोहित प्लेज फुटबॉल, इसमें एक्शन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो याद रखना गाइस, सेंटेंस में आपको यह हो सकता है आपको दोनों मिल जाए, हेल्पिंग भी वर्ब भी और एक्शन वर्ब भी, या हो सकता है कि आपको दोनों में से कोई एक मिले, लेकिन कोई एक जरूर मिलेगी। दोनों के बिना सेंटेंस बन जाए, ये पॉसिबल नहीं होता इंग्लिश लैंग्वेज में। तो देर इज ऑलवेज आइदर ऑफ द वर्ब्स ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सेंटेंस। तो या तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, या एक्शन वर्ब मिलेगी, या हो सकता है दोनों मिले। दोनों भी मिलती हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं ही इज वर्किंग, शी इज स्लीपिंग, दोनों बोल रहे हैं। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हर बार आपको दोनों ही मिलेंगी। हो सकता है शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, ठीक है, इट वाज अ गुड मूवी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको एक्शन वर्ब मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है अकेली हेल्पिंग वर्ब हो, या हो सकता है अकेली एक्शन वर्ब हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट दोनों गायब हो जाए सेंटेंस में से, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और ऑब्जेक्ट कौन होता है गाइस? ऑब्जेक्ट भी कुछ सिखाया होगा आपको, जो आपकी डेफिनेशन है वो एक बार समझ जाओ, ताकि आपको आज के बाद क्लैरिटी रहे। तो सब्जेक्ट तो कौन सिखाया, क्या सिखा रखा है आपको? सब्जेक्ट तो होता है काम करने वाला। और ऑब्जेक्ट कौन सिखा रखा है? जिस पे काम किया जाता है मैं राइट? ऐसा फिर कुछ नहीं होता जिस पे काम किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्ट कौन होता है गाइस? जो एडिशनल इंफॉर्मेशन डालता है सेंटेंस में, जो सेंटेंस में एडिशन मतलब उसको एक्सपैंड करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन डालने वाला। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब, देखना गाइस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखना, अगर रोहित इज प्लेइंग, अगर मैं यहाँ फुल स्टॉप लगा देता, प्लेइंग पे खत्म कर देता सेंटेंस को, क्या सेंटेंस गलत होता? रोहित इज प्लेइंग, रोहित खेल रहा है, बात खत्म। रीना इज स्लीपिंग, वो सो रही है, बात खत्म। तो यहाँ आगे हमने क्रिकेट क्यों लगाया? एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। देखना, रोहित इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है रोहित? क्रिकेट। तो हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले ही डाल दी कि सामने वाले को पूछना ही ना पड़े। हमने क्या लिख दिया? रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। हाँ जी गाइज, अगर मैं क्रिकेट की जगह पे फुटबॉल लिख देता, क्या सेंटेंस पे कोई फर्क पड़ता? रोहित इज प्लेइंग पे कोई असर होता? नहीं। नहीं। तो अगर मैं बोल देता रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, बस क्या क्या चेंज हो जाता? इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती, रोहित क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है क्रिकेट की जगह। बैडमिंटन लिख देता तो कोई फर्क पड़ता? नहीं, सिर्फ क्या चेंज हो जाती? इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती। अगर मैं ये बोल देता रोहित इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, अब बताओ, इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई। तो ये विद हिज फ्रेंड्स क्या है? वर्ब के बाद जो आता है ना गाइस, वो सारा आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी डालते हैं, वो सारी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है सेंटेंस के लिए। ठीक है, रोहित इज प्लेइंग इन द पार्क, अब इन द पार्क से कोई फर्क पड़ा? सेंटेंस तो वही है ना, रोहित इज प्लेइंग, लेकिन क्या चेंज हो गई? इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई। तो ऑब्जेक्ट कौन होता है समझना, वो सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन डालने के लिए यूज किया जाता है। इसको प्रेडिकेट भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, कभी कभी बुक्स में आप पढ़ोगे ना, तो इसको प्रेडिकेट भी बोल देते हैं। तो ये तीन पार्ट से आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले किसको रखा जाता है? सब्जेक्ट को,
फर्स्ट नंबर पे, फिर आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, अब समझना सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस जो मैं आपको बता रहा था पहले, वो क्या होते हैं देखना। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? when there is only one subject, one predicate and one verb in a simple sentence, in a simple clause, एक independent clause जो हम पढ़ रहे थे, ये होता है आपका simple sentence। फॉर एग्जाम्पल, she sings, वो गाना गाती है, ये सिंपल सेंटेंस है। she सब्जेक्ट है, sings उसकी वर्ब है। she sings इंडियन म्यूजिक, या she sings इंडियन सॉन्ग्स या हिंदी सॉन्ग्स। तो she sings हिंदी सॉन्ग्स, ये क्या हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। she इज द सब्जेक्ट एंड sings इज द वर्ब। ठीक है, जैसे उसने एग्जांपल दिया, द डॉग रैन आफ्टर द बॉल। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? द डॉग, वर्ब क्या है? रैन, और आफ्टर द बॉल क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। डॉग सब्जेक्ट हो गया, रैन आफ्टर द बॉल इज द प्रेडिकेट, मतलब इसको जो सब्जेक्ट के बाद जो बच जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं एक सिंपल सेंटेंस जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। लेकिन अगर हम मल्टीपल क्लॉजेस को जोड़ दें एक दूसरे के साथ बाय यूजिंग कंजंक्शंस, तो क्या होगा? फिर वो कंपाउंड सेंटेंसेस बन जाते हैं। जैसे when there are two or more independent clauses या main clauses in a sentence, they become a compound sentence। इसमें आपको कॉमा, कोई कंजंक्शन, कोई सेमी कॉलन, कॉलन, ये यूज करते हैं हम इनको जोड़ने के लिए, सेंटेंसेस को कंपाउंड करने के लिए। जैसे एग्जांपल देखना गाइस, इट रेन्ड हैवीली थ्रू आउट द डे, कॉन्सिक्वेंटली द सिटी वॉज फ्लडेड। कि अब ये देखो, ये है दो क्लॉजेस। पहले उसने क्या बोला कि सारा दिन बहुत तेज बारिश होती रही, एंड कॉन्सिक्वेंटली, और इसी कारण क्या हुआ? द सिटी वॉज फ्लडेड। ये दो अलग अलग क्लॉजेस थे जिनको जोड़ा गया है यहाँ पर। द थीफ रैन टू एस्केप बट द पुलिस कॉट हिम। तो क्या सर हर क्लॉज में अलग नया सब्जेक्ट होगा, नई वर्ब होगी? यस। देखना, द थीफ सब्जेक्ट था यहाँ पर, रैन वर्ब थी, टू एस्केप आपका प्रेडिकेट आ गया फिर आया आपका कंजंक्शन जोड़ने वाला, बट, फिर नया सब्जेक्ट आ गया बट, द पुलिस फिर से सब्जेक्ट, कॉट फिर से वर्ब, और हिम आपका ऑब्जेक्ट। तो हर जब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ जाते हैं दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, सॉरी नॉट नॉट ऑलवेज दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा जब भी कंपाउंड क्लॉजेस जुड़े होंगे, वो क्या बनाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। देखना, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल देखो, द विंटर सेट इन, कॉमा, इट वाज कोल्ड एंड वी टुक आउट वुलन्स फ्रॉम द कबर्ड। के ठंड आ चुकी थी, मतलब सर्दियां, ठंड कह रहा हूँ सॉरी, सर्दियां आ चुकी थी। ठीक है, इट वाज कोल्ड, और ठंड बढ़ चुकी थी, एंड वी टुक आउट वुलन्स फ्रॉम द कबर्ड, और हमने अपने गर्म कपड़े कबर्ड से निकाल लिए थे। तीन क्लॉजेस जुड़ गए यहाँ पर। तो जब ऐसे मल्टीपल क्लॉजेस जुड़ते हैं ना गाइस एक दूसरे के साथ, ये बनते हैं आपके कंपाउंड सेंटेंसेस। तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि एक सिंपल सेंटेंस और एक कंपाउंड सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जब मल्टीपल क्लॉजेस जुड़े होंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, और एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो वो क्या होगा? आपका सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब समझते हैं गाइस वो पांच टाइप्स जो मैं आपको बता रहा था कि कौन सी पांच तरीके हैं किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको हम यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बोलते हैं, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? 99% सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर में बनाए जाते हैं। 99, 99 है तो मेरे ख्याल से इसको यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बोलना लाजमी है, राइट? तो इनको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं गाइस? जो हम डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस बोलते हैं। दीज सेंटेंसेस मेक अ डिक्लेरेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट देना, एन ओपिनियन, कोई अपना ओपिनियन रखना, अ सजेशन, कोई सलाह देना, अ प्रोवर्ब, कोई लोकोक्ति, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सच्चाई, सच बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको बोलना। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम रखते हैं अपने असर्टिव सेंटेंसेस, या जो हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर समझा था। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी क्या आएगी? वर्ब आएगी। अब उसमें हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब दोनों हो सकती हैं, कोई एक हो सकती है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इसको बोला जाता है आपका यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है? जैसे एग्जांपल देखना, द टीचर इज गोइंग टू द क्लासरूम, जो हम नॉर्मल स्टेटमेंट बोलते हैं। रोहित इज गोइंग टू वर्क, या रीना इज प्लेइंग बैडमिंटन, या माई मदर इज कुकिंग फूड, या आई एम वेटिंग फॉर द बस। तो ये नॉर्मल जो स्टेटमेंट्स हम बोलते हैं, ये हमेशा किस में बनती हैं? आपके यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स हैं। द टीचर इज गोइंग टू द क्लासरूम, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? टीचर,
वर्ब क्या है, इज गोइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, टू द क्लासरूम। कोई ओपिनियन रखना या कोई डिक्लेरेशन देना, जैसे सुनीता इज अ गुड सिंगर, ये मेरा ओपिनियन है ना। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ये मेरा ओपिनियन है, राइट। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये मेरा ओपिनियन है। शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, ये मेरा ओपिनियन है। तो जब भी हम कोई ओपिनियन देते हैं, जैसे सुनीता इज़ अ गुड सिंगर, ये भी हम किस में बना रहे हैं, सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, जैसे प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, या वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, या द सन राइजेज इन द ईस्ट, सब्जेक्ट पहले फिर वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट। या कोई प्रोवर्ब है, लोकोक्ति, मुहावरे जैसे जो होते हैं, जैसे बाकिंग डॉग्स सेल्डम बाइट, के जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है ना गाइस, इसको दिमाग में बिठा लो आज के बाद, कि 99% सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर से बनाए जाते हैं। क्लियर है? अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ रहा है तो आप अगले स्ट्रक्चर्स आराम से सीख पाओगे। जैसे सेकंड स्ट्रक्चर है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब कैसे सेंटेंसेस हैं गाइस जो अपना यूनिवर्सल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, देखना गाइस, इनमें बस थोड़ा सा डिविएशन होता है। इंटरोगेटिव सबसे पहले होते क्या है, इंटरोगेट नाम से समझ आ रहा है, क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इनमें स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता है वो देखना एक बार। जैसे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हमारी एक्शन वर्ब आती है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा यूनिवर्सल सीक्वेंस था। अब यूनिवर्सल सीक्वेंस में आपको क्या चेंज करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, अपनी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आओ। ठीक है, और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह चला जाए, मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए और सब्जेक्ट पीछे चला जाए हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, और साथ में क्वेश्चन मार्क बन जाए। तो क्या हो जाएगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे देखना गाइस, अभी हमने क्या देखा था, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, राइट, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी सेंटेंस को अगर मुझे इंटरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करूंगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाऊंगा, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह, क्या बन जाएगा ये, इज पहले आ गया, रोहित बाद में हेल्पिंग वर्ब की जगह आ गया। इज रोहित प्लेइंग क्रिकेट, क्या रोहित क्रिकेट खेल रहा है, पीछे बस मैंने क्या लगाना है, एक क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये क्या बन गया मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो नॉर्मल सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से आगे ले आते हैं और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये बन जाता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे रीना वॉज स्लीपिंग, वॉज रीना स्लीपिंग, शी हैज़ अराइव्ड, हैज शी अराइव्ड, they were playing football, were they playing football, he was waiting for you, was he waiting for you। तो एक तो हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं, और दूसरा हम बनाते हैं इस डब्ल्यू एच सीरीज वाले। ठीक है, डब्ल्यू एच सीरीज कौन से, ये व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, इनसे जब हम क्वेश्चन बनते हैं इनको डब्ल्यू एच सीरीज बोलते हैं। व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु, whom एंड हाउ। तो इनसे जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें भी यही सीक्वेंस है, वही रखना है याद आपको, हेल्पिंग वर्ब आगे होनी चाहिए। जैसे हु वॉज सिटिंग इन द कार, हु वॉज सिटिंग इन द कार, तो पहले क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच वाला आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब पहले, एक्शन वर्ब बाद में, सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। ठीक है, व्हाट वॉज शी डूइंग, व्हाट शी वॉज डूइंग या व्हाट वॉज शी डूइंग, व्हाट वॉज शी डूइंग हियर, वो यहाँ क्या कर रही थी, वट वॉज शी डूइंग हेयर। हमने क्या किया, डब्ल्यू एच से क्वेश्चन बना दिया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वही सब्जेक्ट से पहले रहेगी। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज होती है। ये सीक्वेंस बस आपको याद रखना है, और पीछे क्या याद रखना, हमेशा क्वेश्चन मार्क होगा। सो दी सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस, ये कौन से सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव, ये क्वेश्चंस पूछने वाले सेंटेंसेस होते हैं। डब्ल्यू एच सीरीज वाले वर्ड्स एंड अ वर्ब are used to frame an interrogative sentence, and a question mark comes after such a question. For example, who is your father, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। व्हेन आर यू गोइंग टू लंदन, तुम लंदन कब जा रहे हो, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, और पीछे क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। डू यू हैव एनी मनी, पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। आर यू फीलिंग ऑल राइट, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट उसके बाद, और फिर आपकी एक्शन वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट।
तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, आपको क्या याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ सब्जेक्ट से पहले यूज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये है आपकी सेकंड टाइप। चलिए थर्ड टाइप पे चलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस? डेमोन्स्ट्रेशन से याद रखना, जब कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट की जाती है, दिखाई जाती है, पोर्ट्रे की जाती है, शो की जाती है, उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना। अब ये कैसे बनते हैं, ये 6-7 वर्ड याद रखना गाइस, देयर, हेयर, दिस, दैट, दीज, दोज एंड इट। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आज के बाद आपको इनमें से कोई वर्ड दिख गया, वही समझ जाना कि ये कैसा सेंटेंस है, डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंस। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब जिसमें हमें कोई चीज शो करनी होती है सामने वाले को। जैसे मैं बोलता हूँ, देखना गाइस, मैंने बोला दिस इज माई पेन, दिखा के बोल रहा हूँ ना, दिस इज माई पेन, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, पोर्ट्रे कर रहा हूँ, ये देखो ये है मेरा पेन। बिना दिखाए बोल सकता हूँ दिस इज माई पेन? इट वुड नॉट मेक एनी सेंस। बिना दिखाए बोल सकता हूँ दिस इज माई कार? आप क्या बोलोगे सर, कौन सी कार, कहाँ की कार, कहाँ है दिखाओ? मैं दिखा के आपको पॉइंट आउट करके बोल सकता हूँ, देखो दिस इज माई कार, दीज आर माई क्लोथ्स। ठीक है, देयर इज समवन एट द डोर, हेयर इज योर बैग। ठीक है, दोज आर माई फ्रेंड्स, दैट इज योर रूम, दिस इज माई बैग, दीज आर माई यूटेंसिल्स। सो दिखा के पॉइंट आउट करके, या इट वॉज अ गुड मूवी, या इट वॉज अ बोरिंग डे, इट वॉज अ टफ एग्जाम। सो जब भी हम किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, मतलब किसी चीज की बात कर रहे होते हैं, इसको दिखा के, मतलब फिजिकली, या मतलब उस सेंस में, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में, कि भाई यार बड़ी अच्छी मूवी थी, इट वाज अ गुड मूवी, तो मैं फिजिकली नहीं दिखा रहा, बट मेरे को पता है किसकी बात कर रहा हूँ, कि उस मूवी की बात कर रहा हूँ कि अच्छी मूवी थी। तो जब आपको कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है, उनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस। सो डेमोन्स्ट्रेटिव शो वेयर एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन इज in relation to the speaker. They can refer to a physical or a psychological closeness or distance. Physical कहाँ पे है, या psychologically मतलब abstract way में कहाँ है। When talking about events, the near demonstratives are often used to refer to the present, while the far demonstratives are often used to refer to the past. इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये नियर इवेंट्स फार इवेंट्स कुछ नहीं होता। ठीक है, मतलब जो अभी हो रहा है वो उसको बोलो दिस दैट में, जो पास्ट में हो रहा है उनको बोलो दोज में। तो दिस ये वाला, दैट वो वाला पुराने वाला, दीज ये वाले, दोज वो वाले। तो नियर एंड फार ये डिफरेंस होता है दिस दैट और दीज दोज में। दिस नज़दीक वाला, दैट दूर वाला, दीज नज़दीक वाले, दोज दूर वाले। तो ये डिस्टेंस का डिफरेंस होता है, दिस पास वाला, दैट दूर वाला। देयर हेयर हम यूज करते हैं किसी चीज को पोर्ट्रे करने के लिए, जैसे देयर वॉज अ मैन स्टैंडिंग एट द डोर, के एक आदमी दरवाजे पे खड़ा था। सो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और इट से जब स्टार्ट होता है तो हम किसी चीज को या किसी इवेंट को रेफर कर रहे होते हैं, जैसे इट वॉज अ गुड मूवी, या इट वॉज अ हॉट डे, बड़ा गर्म दिन था। तो ये होते हैं गाइस डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस। इनमें आपको सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, आगे चल के मिलता है, इसमें सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं होता, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस है। जैसे दिस ब्लू कार, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, कार। तो दिस ब्लू कार नीड्स टू बी वॉश नेक्स्ट। दैट मेटल रॉड, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, रॉड, लेकिन कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। दीज ऑरेंजेस आर डिलिशियस, सब्जेक्ट कौन है, ऑरेंजेस। दोज पीपल वर हेयर फर्स्ट, पीपल। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, डे। तो ये वो सेंटेंसेस है जहाँ पे आपको सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं मिलते, इनमें आपको आगे जाके सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना होता है। ठीक है, और जो पहला नाउन मिलेगा आपको सेंटेंस में, वो आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे देयर वॉज समवन एट द डोर, तो समवन इज द सब्जेक्ट। या दीज बुक्स आर माइन, सब्जेक्ट है क्या है इसमें, बुक्स। तो जिसकी बात हो रही होती है हमें उसको पकड़ना होता है, ये किसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, और वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो ये है आपकी थर्ड टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। अब दो टाइप्स और हैं गाइस जो मुझे आपको बतानी है, बट उनका कोई एग्जाम रेलेवेंस नहीं है, इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, समझना इसको, कि दो टाइप्स और हैं, यहाँ जगह है, यहाँ बता देता हूँ। दो टाइप्स और हैं जो आपको समझनी है, लेकिन इनको एग्जाम पर्सपेक्टिव से मत याद रख, मत सीखना, क्योंकि एग्जाम में नहीं आते। लेकिन बता देता हूँ कौन सी टाइप्स हैं गाइस। एक होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और एक होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
अब ये दोनों ही आपके एग्जाम में नहीं आते, इसलिए मैं इनको नहीं पढ़ा रहा आपको। ठीक है, वैसे पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए क्या होता है, लेकिन एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये वो सेंटेंसेस है गाइस जो फॉर्मल इंग्लिश नहीं, जो इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं गाइस? जब कोई इंसान फिजिकली आपके सामने खड़ा है और आप उससे बात कर रहे हो, तो आपने कोई ऑर्डर देना है, जैसे आपने बोला सिट डाउन, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लीव द रूम, ठीक है, कोई ऑर्डर देना है, शट द डोर, ब्लो द हॉर्न, रिंग द बेल, ये क्या है आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ऑर्डर देना, कोई रिक्वेस्ट करना, किसी को कोई चीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली लेट मी इन, या प्लीज़ लेंड मी सम मनी। तो कोई ऑर्डर देना, कोई रिक्वेस्ट करना, कोई कमांड देना, जैसे सोल्जर्स को बोला मार्च अहेड, लीव नाउ, तो इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये इनफॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम मतलब वर्बल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। अब ये आपके एग्जाम में नहीं यूज़ होते, वो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा सिट डाउन, बताओ इसमें गलती क्या है, नहीं। सो दीज आर नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम, बट यू शुड जस्ट नो कि क्या होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी ये तो नाम से ही समझ आ जाएगा, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सुना है ना आप सब ने? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कब यूज़ करते हैं हम? जब हमने अपना कोई इमोशन शो करना होता है, जैसे हेपे फुर्रे। अब ये हेपे फुर्रे कोई सेंटेंस है? नहीं, ये सिर्फ क्या है, एक ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हेपे फुर्रे, ब्रावो, शाबाश, या जैसे हमने बोला अलास, अरे यार बहुत नुकसान हो गया, अलास। तो ये अलास, ब्रावो, वेल, हिपे फुर्रे, ये क्या है, होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम अपना इमोशन शो कर रहे हैं सुनने वाले को, राइट, या पढ़ने वाले को। तो ये आपके एग्जाम में नहीं आते, ठीक है, इसलिए आपको इनको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसे पता होना चाहिए, हाँ, नॉलेज से पता होना चाहिए इम्पेरेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो ये हैं गाइस 5 तरह के सेंटेंसेस जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में सीखते हो। इसमें से 3 ही याद रखने वाले थे, अपना नॉर्मल असर्टिव, सेकंड इंटेरोगेटिव, और थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस समझ आ गए हैं गाइस, तो अब आप नेक्स्ट लेक्चर से अपनी ग्रामर को बिल्डअप कर पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच और अपना एग्जाम परस्पेक्टिव से जो क्रूशियल चीज़ें हैं उनको पढ़ना। तो आई होप इस सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपको काफ़ी कुछ समझ भी आया होगा। तो आई होप दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं फिर बता देता हूँ गाइज, अब आप पूरा हफ्ता वेट करोगे मेरे लेक्चर का, इंस्टेड ऑफ दैट आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं और अपनी स्पीड से अपनी तैयारी को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कहाँ पे हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे, वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन अगर आप सिंपल सा अपने बस गूगल पे जाओगे, ब्राउज़र पे जाके सर्च करोगे edutap.in, जैसे ही आप edutap.in सर्च करोगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे सारे कोर्सेज। बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए और यहाँ पे दिखेंगे आपको बैंकिंग एग्जाम के दोनों कोर्सेज। ये है कॉम्बो कोर्स जिसमें आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम जो है आरबीआई का, और बैंकिंग एग्जाम, आप दोनों की तैयारी कर सकते हो। इसमें दोनों के लेक्चर्स आपको मिलेंगे और इस पे अभी हम 73% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। और ये है हमारा बैंकिंग का कोर्स जिसमें आप सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जैसे एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क। तो यू डिसाइड कि आपको कौन सा कोर्स में एनरोल करना है एंड स्टार्ट योर प्रेपरेशन टुडे। ठीक है, तो वेट मत करो एग्जाम आने के या नोटिफिकेशन आने का, वेट करोगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो स्टार्ट योर प्रेपरेशन टुडे एंड कंप्लीट योर सिलेबस इन टाइम, ताकि आपके पास प्रैक्टिस करने का टाइम बचे। गाइज, कोई आपका डाउट हो, कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में मंडे को, और नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे अपना, मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट मंडे शाम को 6 बजे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।